हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कमल कुमार मेहता स्वागत करता हूँ ग्राम विकास अधिकारी की के लिए जो हम कृषि एवं आर्थिक विकास के सेशंस लेने जा रहे हैं उसकी आज दूसरी क्लास में। दोस्तों, कल हम सिलेबस पर बात कर चुके हैं और हमने देखा कि किस तरीके की चीज़ों को, किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो कल जो हमने ज़रूरी आंकड़े समझे हैं इस एग्ज़ाम के मद्देनज़र, जो ज़रूरी है और जिनसे बहुत ज़्यादा सवाल बनने की गुंजाइश है, उन पर हमने बात कर ली है। और चूंकि हमने डिस्कस करते समय, सिलेबस डिस्कस करते समय ये बात की थी कि हम करंट की या फिर कोई ज़रूरी जो पुरानी योजनाएं हैं, अ, उनमें केवल उस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि सिलेबस में पूछा गया है और उसकी समझ के अनुसार, न कि केवल जो हम डर के मारे जो कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं उसमें से। तो हम उस चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती हैं, रिलेवेंट नहीं होती है, उन सब गैर ज़रूरी कंटेंट को पढ़ने लग जाते हैं। चूँकि डर वाक़ई में बड़ी चीज़ है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना कहा गया है उतना पढ़ें, जितना सेलेक्टिव हमारे लिए ज़रूरी है उतना पढ़ें, और उसमें अगर किसी तरीके के सवाल बनते हैं तो केवल उन पर जो है फोकस किया जाए। इसलिए जब कल हम बात कर रहे थे कि योजनाओं की जब हम बात करेंगे तो केवल उन योजनाओं पर बात करेंगे जो बंजर भूमि और सूखाग्रस्त क्षेत्र या सूखा प्रवण क्षेत्र से संबंधित योजनाएं होंगी, विकास योजनाएं होंगी, कोई परियोजनाएं होंगी, चाहे वो बजट इस वाले में घोषित हुई हो, चाहे वो पहले की कोई योजना जो है वो चल रही हो। तो अलग अलग योजनाओं से संबंधित जितने भी तथ्य हैं हम उनको इकट्ठा कर लाए हैं। तो जो बहुत सेलेक्टिव या बहुत रिपीटेटिव या बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत रिलेवेंट जो योजनाएं हैं, हम उन पर जो है बात करने वाले हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जरूरत के हिसाब से पढ़ें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय कम है और व्यस्त हमारी जो प्राथमिकता है वो सिलेक्शन की है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाने की है। तो टॉपिक आप देख ही रहे हैं, तो हमने अब ये मत देखना कि हम सिलेबस में वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड क्यों नहीं चल रहे हैं। हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब हम आंकड़ों पर आ चुके हैं तो हम स्कीम्स पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बहुत सारा कंटेंट जो है, बहुत सारा कंटेंट जो बिखरा पड़ा है योजनाओं का, ये इतना विस्तृत है कि इसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। इसलिए सेलेक्टिव पढ़ने की दिशा में हम बात कर रहे हैं पहले, ताकि अगर कोई अभी भी इस कम टाइम में भी बहुत विस्तृत सिलेबस पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अपने आप को प्लीज रोक ले। ठीक है। तो पहली जो योजना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, शॉर्ट में भी आप जो है नाम ध्यान रख ले। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, क्वेश्चन जो है सर, योजनाओं में देखिए सर किस तरीके के आते हैं। एक तो कोई भी योजना जो है किस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, मतलब भौगोलिक क्षेत्र से हमारा मतलब है पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इस तरीके की। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, उसको किसने चालू किया है, कोई संस्थान है या कोई राज्य सरकार है या भारत सरकार है या कोई विदेशी संस्था ऐसी है जो ऋण प्रोवाइड करवा रही है या अपने सहयोग से या अनुदान से उसको चला रही है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ से बनता है किसके सहयोग से, किसके वित्त पोषण से ये काम चल रहा है। दूसरा, कई बार जिलों की संख्या पूछ ली जाती है, कितने जिलों में है। चौथा जो इसमें क्वेश्चन बनता है, टाइप जो है इसका, प्रकार जो है प्रश्न का, वो इस तरीके का होता है कि उसका मूल उद्देश्य क्या है। जैसे कोई विशेष प्राथमिकता होती है, जैसे एक आध कोई परियोजनाएं हैं जिनमें ये है कि उनसे सिंचाई तो आप कर सकते हैं लेकिन वो स्प्रिंकलर पे बेस्ड जो सिंचाई का सिस्टम है उसी को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी विशेषताएं जो हैं किसी योजना में जुड़ी हो तो उसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो इससे इनसे बन सकता है वो अवधि को लेके बन सकता है। कई बार हम इन चीजों में पड़े होते हैं, याद रख रहे होते हैं कि तब शुरू हुई थी, तब शुरू हुई थी, तब शुरू हुई थी, तब शुरू हुई थी। ये भी ध्यान रख लो भाई, कब खत्म हो रही है, टोटल टाइम पीरियड, क्योंकि कब शुरू होना बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन बन गया है। एक आध को क्वेश्चन गलती से आ जाए तो आ जाए, वरना इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उनमें बाकी जो चीजें हैं उस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। तो ये चार पांच तो मोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन, अगर कुछ विशेष अगर कोई निकल के आता है तो हम उस पर भी जो है बात कर लेंगे, उस पर समस्या नहीं है। तो पहला जो पहले जो स्कीम है बहुत ये मेजर स्कीम है, क्योंकि इसने 27 जो जिले हैं वो कवर किए हैं। 27 जिले नए के हिसाब से बात नहीं कर रही है, पुराने जो 27 जिले हैं पुराने उसके अनुसार, तो उन 27 जिलों के हिसाब से आप समझ लीजिए इसने लगभग पूरा राजस्थान जो है इस योजना ने कवर कर रखा था। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जो है ये प्रोजेक्ट
रहा होगा। ठीक है। इसका वित्त पोषण जायका के नाम से आपने कई कई बार इसको जी का भी उच्चारण किया जाता है, कई बार जायका किया जाता है। जो भी आपका उच्चारण हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में ये इसकी स्पेलिंग है। और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसने कई जो प्रोजेक्ट हैं वो फंड कर रखे हैं राजस्थान में। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिंचाई और जल संग्रहण जल संचयन से संबंधित हैं, वो जो है इसको फंड कर रहा है। दूसरी बात, इसने 27 जिलों की 137 परियोजनाओं की जो है सिंचाई परियोजनाओं पर जो है इसका पैसा लगने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है एरिया है, सिंचाई क्षेत्र लाभ जो है इतनी जल दक्षता वृद्धि जो है इतने एरिया में करेंगे। जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लीजिए। इसकी अवधि जो है वो 8 वर्ष होने वाली है। पहले चरण में 21 जिलों की बात शुरू की गई थी और लगभग इसके आधा एरिया जो है वो 21 जिलों में कवर किया गया था। बाकी के जो जिले हैं वो चूंकि ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और ज़्यादा सूखाग्रस्त है, तो वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से वित्त पोषण जो है मिल रहा है, अवधि जो है वो कितनी है, कितने जिले हैं, कितनी परियोजनाएं हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी जो स्कीम है, देखो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्विक रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप रिवाइज करते चलें और चीजें आसानी से डील करते चलें। ठीक है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, दूसरी जो स्कीम है, राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना, RWSSRP। ठीक है। इसकी जो फंडिंग है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से हुई है। आपने जो नाबार्ड का नाम, नाबार्ड क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना होगा, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, आपने IMF का नाम सुना होगा। ये बहुत पुरानी संस्थाएं हैं इसलिए आप इनका नाम जानते हैं। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलके जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ये उनका जो है वो बैंक है और कुछ भारत का इसमें एक ठीक ठाक सा हिस्सा है, ठीक ठाक सा योगदान है, वहां से इसकी फंडिंग हुई है। इसका लक्ष्य जो है, जो ध्यान देने की बात है, ये अपने आप में कोई प्रोजेक्ट जो है वो जैसे पुरानी जो योजना है वो भी अपने आप में जो है नई वो नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नया नहीं लाएंगे, पुनर्वास और नवीनीकरण ही करेंगे, मतलब उनको ठीक करेंगे जो भी परियोजनाएं चल रही है। इसका भी काम क्या है कि IGNP जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके प्रथम चरण का जो है पुनर्गठन करने का काम ये करेंगे। ये फंड दिया हुआ है कि इतना फंड देंगे, वो मायने नहीं रखता। ये डाटा बहुत रिलेवेंट नहीं है, केवल ऐसे ठीक है कंटेंट को दिखाने के लिए। अवधि इसकी 5 वर्ष है। लाभार्थी जिले अगर कम हो, 5 6 10 8 जिले हो, तो आपसे क्वेश्चन जिलों से भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जिला, क्वेश्चन में दिया जा सकता है, 4 जिले दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला नहीं है, कौन सा जिला है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप इनको अगर देखेंगे तो अलग अलग याद करने के बजाय आप एरिया से समझिए कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर। ठीक है, ये सारे एक रेंज में आ गए उधर से। ठीक है। इधर से अपन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर को देख लेते हैं कि ये पश्चिम राजस्थान के जिले आ गए और ये इनके टच में शेखावाटी वाला इलाका आ गया। चूरू को इसके साथ लिख सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर याद करने का तरीका है तो एक तो आ गया शेखावाटी रीजन, तो हमने चूरू, सीकर और झुंझुनू को शामिल कर लिया। फिर जब हम पश्चिम राजस्थान की बात करते हैं तो ये तीनों जिले आ गए। हालांकि पश्चिम राजस्थान तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन पश्चिम राजस्थान में मोटे तौर पर ये 3 जिले शामिल है, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं और गंगानगर, हनुमानगढ़ याद रह जाएगा क्योंकि ये उत्तरी जिलों में दोनों जिले याद रख सकते हैं अपन। तो 3 जिले ये, 3 जिले ये और 2 जिले ये, तो 8 जिले जो हैं टोटल ये कवर करते हैं। एरिया जो है इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसका अंदाजा लगाने का कारण क्या है कि उसका अंदाजा लगाने का रीजन ये है कि अगर कोई ऐसा जिला ऑप्शन में दे दिया जाए जो इस रीजन से, इस क्षेत्र से ही दूर हो, चाहे वो नए जिले के हिसाब से हो, चाहे वो पुराने जिलों के हिसाब से हो, वो सारा जो रीजन है, वो क्षेत्र जो है, भौगोलिक क्षेत्र है, अलग से हमें दिख जाएगा। अगर जैसे इसके साथ जयपुर जोड़ दिया जाए तो हमें पता है कि ये बिल्कुल ही अलग मामला है। ठीक है। चूंकि मरु क्षेत्र की बात हो रही है तो सवाल ही नहीं है।
तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? जो आईजीएनपी की बात हो रही है, ये चूंकि इंदिरा गांधी नहर की ही तो पुनर्वास और नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी नहर में ही 144 किलोमीटर, ये डाटा ध्यान रखने का है, फीडर नहर का जीर्णोद्धार करेंगे। ठीक है, 1705 किलोमीटर वेतन प्रणाली का पुनर्गठन, और सेम की समस्या से ये इतना जो एरिया, ये भले ही याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेम की समस्या जो है वो इसके निराकरण में ये कदम उठाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ जुड़ी हुई है माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन का मतलब है कि सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर सिस्टम हो, चाहे वो बूंद बूंद सिंचाई परियोजनाएं हो, उन सब इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं, इस तरीके की जो तरीके हैं, वो तरीके इस योजना से काम में लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब इस फंड को वहीं लगाया जा सकता है कि जब हम इंदिरा गांधी नहर से माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को यूज करेंगे। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ये थोड़ा सा जरूरी प्रोजेक्ट है क्योंकि ये रिसेंट में ही खत्म हुआ है, और बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसने सैटेलाइट टेक्निक की बात जो हो बार बार नेशनल लेवल पर चलती रहती है, वो सैटेलाइट टेक्निक के जरिए जो है इस स्कीम को जो है वो उतारा गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नाम है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, क्योंकि ये भारत सरकार की 100% फंडिंग जो है भारत सरकार की है। अब ये मत कहना कि विश्व बैंक क्यों लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि विश्व बैंक ने भारत सरकार को सहायता दी और भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को जो है वो अनुदान देकर इसको फंड किया है। तो ऑप्शंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 2016-17 शुरू हुई थी, अवधि इसकी 8 वर्ष थी, ये जरूरी चीज़ है। ठीक है, फंड डाटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि फंडिंग जो है इसमें राज्य सरकार की कुछ नहीं है। कई जगह है ना कि 50-50 का रेशियो है, कई जगह जो है 60-40 का रेशियो है, लेकिन ये इसके साथ नहीं है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, चूंकि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना समझ में आ रहा है आपको, तो थोड़ा सा कई बार ऐसे अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई ठीक है, राष्ट्रीय तो देश का ही है। ठीक है, तो थोड़े कुछ कुछ अंदाजे आपको कॉमन सेंस से लगाने पड़ेंगे। देखो आप लोग क्या है, वीडियो बनने जा रहे हैं, मतलब सचिव जी बनने जा रहे हैं। सचिव जी, आपने पंचायत में देखा होगा, पंचायत वेब सीरीज में सचिव जी कई सारे अंदाजे केवल नाम से लगा लेते हैं। ठीक है, चाहे वो बन राकस हो या और कोई हो। तो ये जो सचिव जी वाले अंदाजे हैं, थोड़े थोड़े अंदाजे आपको सीखने पड़ेंगे कि नाम से किस तरीके का अंदाजा या इनपुट जो है आप निकाल सकते हैं। बाकी तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई है ही, बाकी तो एग्जाम में जय माता दी है ही। ठीक है, कार्य इसका क्या है, 147 जो है वर्षा मापने के यंत्र, वर्षा मापी जो है वो लगाए गए हैं। ठीक है, गैजेस की स्थापना की गई है 112 जगह पर। ठीक है, दोनों डाटा जरूरी है। लक्ष्य क्या है कि सैटेलाइट आधारित जल डाटा संग्रहण। देखो वर्षा मापी तो लगाए हैं, ये जो स्वचालित हैं 147 वर्षा मापी जो लगाए हैं, ये सैटेलाइट टेक्निक पर काम करेंगे, और जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि इस साल इस बांध में फलाना में इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया, ये हवाबाजी नहीं होगी। और जो क्रॉस चेकिंग है डाटा की, जितना अंदाजा लगाते हैं वर्षा मापियों से, उसको सैटेलाइट की टेक्निक से क्रॉस चेक भी किया जा सकेगा। जैसे सैटेलाइट वाला सिस्टम अब अपने इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया इस टेक्निक में जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, ठीक ठाक काम जो है वो कर रहा है। इसलिए मौसम का अनुमान, जैसे आजकल मैसेज आता है ना कि भाई 3 घंटे में बारिश आएगी, तो भाई साहब आई जाती है, 3 के सवा 3 घंटे हो जाएंगे, 3 दिन नहीं होते आजकल पहले की तरह। कि पहले ये होता था कि इतना मौसम विभाग की बेइज्जती होने लगी थी कि अगर मौसम विभाग ने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश होगी, तो जनता निश्चिंत हो जाती कि आज तो नहीं होगी, 2 दिन बाद हो सकती है, लेकिन आज तो नहीं होने वाली। इतनी बेइज्जती थी भाई मौसम विभाग की जनता की नजर में। अब लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है हो गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आज जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसलिए है कि बिसलपुर बांध पर यह प्रणाली जो है स्थापित की गई है। अन्य बांध जो है वो ये हैं, इनका नाम जो है वो आप याद करेंगे। ठीक है, इनको आदेश दे दिए गए हैं, मतलब ये भी लग चुके हैं। तब की बात है जब हम प्रोजेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इन पे भी लग चुके हैं। टेक्निक का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीबिशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी इसकी याद करिए आप। और बांधों का जो है नाम, कि किस किस बांध पर जो है वो हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इनको लगा रहे हैं। तो बीसलपुर, इधर बूढ़ा, जवाई, नर्मदा नहर, गंगा नहर, भाखड़ा नहर पर स्थापना
मतलब नहरों और बांधों में जिन जिन में लगाया जा रहा है उनका नाम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस पर बन सकता है वापस वही, क्योंकि आजकल बहुत आसान सीधे सीधे क्वेश्चन तो दे नहीं रहे, ज्यादा सीधे रही नहीं है RSSB वाले, क्योंकि जनता सीधी नहीं रही। जनता कौन सी सीधी नहीं रही? पढ़ने लिखने वाले मेहनत करने वाले तो बेचारे सीधे ही हैं। जनता वो सीधी नहीं थी जो पेपर के भरोसे बैठी रहती थी, तो 4 दिन पहले पेपर आता था और बाकी जो सीधी जनता रहती थी उसको रुलाकर छोड़ जाती थी। अब सरकार उनको सीधा कर रही है, तो सरकार सीधा कर रही है तो उम्मीद है वो सीधे हो जाएंगे। तो अब वो सीधे हो जाएंगे, लेकिन उनके चक्कर में क्या हुआ कि अब बोर्ड तो किस तरीके से कुछ ना कुछ तो ठीक करेगा कि उनको क्वेश्चन इस तरीके के दिए जाए कि सोल्व भी ना हो, पेपर आ जाए तो भी। तो समस्या ऐसी है भाई साहब। लेकिन उस चक्कर में बोर्ड ने सीधे सीधे सवाल पूछना कम कर दिए। अब वो सीधे सीधे ना पूछ के इस तरीके के सवाल ज्यादा पूछेंगे, कौन सा जिला, कौन सा बांध है वो शामिल है, कौन सा बांध जो है शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर, गांधी फीडर और सरहिंद फीडर, ये जो फीडर परियोजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इनको अलग से भी बांध परियोजनाओं में, जब सिंचाई परियोजनाओं में पढ़ेंगे, वो डिटेलिंग में है। लेकिन चूंकि इनका समझौता जो है वो रिसेंट में ही हुआ था 2019 में ही, इनके फीडर को लेके, इसलिए ये डेट जो है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि सरहिंद और इंदिरा गांधी फीडर जो है भारत और पंजाब सरकार के बीच में ये समझौता हुआ था। और दोनों की जो लंबाइयाँ हैं, दूरी जो है इनकी, ये दोनों डाटा जो है वो काम का है कि इंदिरा गांधी फीडर तो 54 किलोमीटर और सरहिंद फीडर जो है वो 39 किलोमीटर का है, जिस पर समझौता हुआ है। तो जिन पर समझौता हुआ है और जिनके बीच हुआ है और जिस तारीख पर हुआ है, ये 3 डाटा जो हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो चीज़ें जरूरी है केवल उस डाटा पर अपन फोकस करेंगे, उससे ज़्यादा डाटा जो है अपन नहीं देखेंगे, देखना भी नहीं है। ठीक है। बांध पुनर्वास और सुधार सुधार परियोजना, DRIP ड्रिप के नाम से जो है इस परियोजना को लाया गया था। बहुत ही जरूरी परियोजना है, क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ताज़ा ताज़ा परियोजना है। प्रथम चरण में 7 बांधों का, अब मैंने सातों का नाम लिखा है, जगह भी लिखी है, आपको सातों के नाम याद करने पड़ेंगे। जवाई, सुकली, सेलवाड़ा, माही, गंभीरी बांध, चित्तौड़ और मातृकुंडिया, भीलवाड़ा। ये इसलिए जरूरी है, ये बेचारा बुरा मान जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है। तो अब जब समस्या ये आती है हमारे सामने कि आपको 7 बांधों के नाम दे दिए, तो आप याद, अब इसमें क्या है कि क्षेत्र वाली बात भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया के बांध हैं, तो आप रफली अंदाजा लगा लो कि इस एरिया में ये बांध है, ये बांध नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि चीजें जो है बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान में चलेगी, फिर वहां से निकल के झालावाड़ आ गए हम इधर से आगे सिरोही आ गए, भीलवाड़ा आ गए, चित्तौड़ आ गए, बिसलपुर आ गए। तो ये वाला एरिया, हाँ ठीक है कि थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी जो है ज्यादा इसमें एरिया के बांध जो है वो शामिल हैं, जिनमें 4 जो बांध हैं, क्वेश्चन ये है कि इनमें से 4 बांध जो हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और पांचना, मतलब इनके अलावा है प्रथम चरण में इस योजना में, ये चारों जो हैं वो विश्व बैंक से स्वीकृत हैं। इनमें इनमें सीन ये है, ऊपर के आपने पढ़ लिए, प्रथम चरण में ये जो है 7 बांध है, चूंकि ये भारत सरकार की योजना है। और ये 4 बांध जो हैं ये विश्व बैंक से संबंधित है, मतलब फंडिंग से संबंधित है। ये तो ठीक है, इसको तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो राजस्थान सरकार की उपलब्धि दिखाने के लिए लिख दिया है कि चलो खुश हो जाओ, कहीं तो अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है। कैट डब्ल्यू एम सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है, उसका कार्य क्षेत्र की नहरें आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सा इसका कार्य क्षेत्र है, कौन कौन सी नहर पर चल रहा है। अब ये फोकस जो है चंबल, चंबल तो यहाँ है ही, लेकिन चंबल अपन इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं कि इसको नाबार्ड से जो है फंडिंग मिल रही है। तो जिस तरीके की फंडिंग, जिस तरीके का स्पेसिफिक डाटा अगर कहीं मेंशन किया गया है, तो हम उस स्पेसिफिकेशन को उठाकर ला रहे हैं, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम रिवीजन क्लासेस की चर्चा कर रहे हैं। कोशिश यही है कि बस ठीक है, आपने सब चीज़ें जो डिटेल में पढ़ रखी है, अपन थोड़ा 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 करके शॉर्ट नोट की तरह उसका रिवीजन जो है वो कर ले। उम्मीद है कि चीज़ें ज़्यादा आपके लिए कारगर हों। अटल भूजल योजना, भूजल योजना, आप हमने बार बार बात की है कि योजनाएं केवल वही पढ़ेंगे जो इस तरीके से काम आती हूँ कि या तो
जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को इम्प्रूव करती हो, या ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, मतलब भूजल का जो स्तर है उसे ठीक करते हो, क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, या बंजर भूमि या उसके उपजाऊकरण के लिए, या उस क्षेत्र में सिंचाई और फसलों के बढ़ने के लिए, उगाने के लिए जो प्रोग्राम जो है स्पेशली लाए गए हों। तो अटल भूजल योजना इस मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो अटल भूजल योजना में हिस्सेदारी देख लेते हैं। 50-50 है इसमें, वर्ल्ड बैंक की और इंडियन गवर्नमेंट की, ये दोनों हिस्सेदार हैं। अवधि दिख रही है। लागत का डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस यूं लिखा हुआ है। राजस्थान का बजट भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी स्कीम लागू होती है तो उसके रिलेवेंट जो है आसपास के पुनर्वास वगैरह के इन सब चीज़ों के लिए कुछ बजट जो है स्टेट को ही पास करना पड़ता है, जो डायरेक्ट उसमें भले ही ना लगे, लेकिन उसके आसपास की चीज़ों के प्रोजेक्ट जो हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें कवरेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 गांव जो हैं वो कवर होंगे। और ये जो हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखें कि जल सुरक्षा योजना तैयार कराना ग्राम पंचायत स्तर पर। भाई साहब, आप ग्राम पंचायत ही संभालने वाले हो, जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और कितना इन्वॉल्वमेंट जो है आप सचिव लोगों का होने वाला है। तो आप सचिव जी लोग जो बनने जा रहे हैं, ध्यान रखना कि स्पेशली जो आपके स्तर की चीज़ें हैं, आप अभी समझ के चलो कि भाई ये होती तो है, कम से कम वहाँ जाएं और ऑफिस संभालें, डेस्क पे कोई उससे संबंधित बजट का कोई कागज आ जाए, या उसके एग्जीक्यूशन के लिए कुछ कागज आ जाए, पता चले कि यार ये सुनी सुनी है, कहीं कहीं तो देखा है, सुना है, पढ़ा है इसके बारे में, तो देख के अच्छा लगेगा। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बातें अलग हैं, किस तरीके से धरातल पे चीजें होती हैं वो बहुत अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं वहाँ, वो तो वहीं सीखोगे। ठीक है, वो नया ही है, नया ही लगेगा, आश्चर्य भी होगा, जैसा भी है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज हमें जब ऐसा लगता है ना थोड़ी सी कहीं सुनी है, देखी है, तो वहाँ अच्छा तो लगता है, एक मुस्कुराहट जो आएगी कि भाई साहब ये पढ़ के अपन आए हैं। ठीक है, आगे है राजीव गांधी जल संचयन योजना। थोड़ी सी ये इम्पोर्टेंट है। चक्कर क्या है कि राजस्थान के लगभग 1.16% हिस्से में जितने भी अपने कुल जल स्रोत हैं, चाहे वो कुएं हों, चाहे वो नलकूप हों, नदियां हों, नहरें हों, सभी से हमारी जो पेयजल की आपूर्ति है वो टोटल इतनी ही है। तो सरकार ने क्या किया कि उन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आने की योजना बनाई। ठीक है, वो योजना जो है राजीव गांधी जल संचयन योजना है, वो अलग अलग लेवल पर जो है, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी जो है राजस्थान की, वो ऐसे तो है नहीं कि यार हमारे पास कोई बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़े बड़े बांध बन जाएंगे, या हमारे पास जो है वर्षा जल का संरक्षण जो है बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगा। वो संभव है, बहुत बड़े लेवल पर संभावनाएं भी हैं, बड़ी इच्छा शक्ति की उसके लिए ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी जो है, जो पुराने ज़माने से स्पेशली पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में एक चीज़ आपने देखने को मिली होगी कि वहाँ कई सारी परंपरागत जो टेक्निक्स हैं, चाहे वो खड़ीन हो, चाहे वो और टाँके बनाने की टेक्निक्स हो, वो सारी जो टेक्निक्स थी परंपरागत, उन सारी परंपरागत टेक्निक्स का फायदा ये था कि कॉस्टिंग उनकी बहुत कम थी, परिणाम उनके बहुत अच्छे थे। टाँकों में जो बरसात का पानी इकट्ठा होता था, साल साल भर जो है पीने के काम आता था। राजीव गांधी जल संचयन योजना में ऐसा ही किया है कि आप पानी को तो भाई इकट्ठा तो कर नहीं पा रहे, वैसे तो भाई रोक तो नहीं पा रहे नदियों का, तो आप क्या करो, जो बारिश का पानी है उसको संचय कर लो। कौन सा? परंपरागत टेक्निक के जरिए, जो भी आप टेक्निक्स लगाते हैं उन टेक्निक्स के जरिए। तो ध्यान रखने की बात है, 20 अगस्त 2019 को इसके डेट को लेकर बहुत क्वेश्चन आता है बार बार, कब स्टार्ट हुई थी। कवरेज जो है पूरे राजस्थान की थी। अब आप 33 जिले बोलो चाहे नए जिलों के अकॉर्डिंग बोलो, पूरा राजस्थान कवरेज है, पूरे ब्लॉक इसके कवरेज है। गांव जो हैं वो लगभग 4,000 है, गांव की संख्या पे बात आएगी नहीं, लेकिन ब्लॉक पूरे हैं, जिले पूरे हैं। अवधि जो है 2 वर्ष की थी। अब इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स थे ना, छोटे छोटे जो योजना, छोटे छोटे, चाहे वो सिंचाई के हो, छोटे छोटे चाहे वो पेयजल के लिए हो, चाहे वो परंपरागत टेक्निक्स हो, उनको यूज लेते हुए सिंचाई की जो परियोजनाएं छोटी हैं, उनकी मरम्मत और नवीनीकरण, पुराने जन संग्रहण ढांचों का जीर्णोद्धार, जैसे बावड़िया है, टाँके हैं, खड़ी नहीं, ये सब जो हैं, ये सब
इनका जीर्णोद्धार जो बने हुए हैं, और नए जो हैं वो बनाने हैं। कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, ऐसी संरचनाएं बनानी है जिससे कि हम वर्षा जल को संरक्षित कर सके, उसे पानी के पीने के पानी के, अगर जरूरी हो सके तो छोटी मोटी सिंचाई के काम ले सकें। चारा का विकास और वृक्षारोपण, उन्नत कृषि विधियां जिससे कि, अब देखो ये, इससे ये मत देखना कि ये इससे तो क्या ही होगा, लेकिन बात ये है कि ये कुल मिलाकर या तो बारिश को संचय करेंगे, या जितना है उसको कम यूज लाएंगे जरूरत के हिसाब से। तो दोनों तरीकों में भाई, एक बार होता है ना, जब हम कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं, हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई सेविंग ही एक्स्ट्रा इनकम है। तो वही चीज़ है कि सेविंग ही आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, वैसे ही यहाँ जो है पानी की जो सेविंग है वही आपका संचयन है। भाई एक तो जो है उसको बचाओ, और जितना बचा लिया उसको कम कम जरूरत के हिसाब से यूज करो, ताकि वो ज़्यादा यूज आए ज़्यादा टाइम के लिए। इसलिए कुछ टेक्निक्स तो हैं वो डायरेक्ट पानी को संचय करने की है, कुछ टेक्निक्स जो है वो अ, जितना पानी संग्रह किया जा चुका है उसको बचाकर चलने की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो आपके बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपने विपणन से संबंधित भी पढ़ी होंगी, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो योजनाएं। मैं भी मानता हूँ कि डर के मारे आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ सकती हैं, और देख भी रहे होंगे, मैं उसमें वो डाउट नहीं ला रहा। उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, एक टेबल बना के दे दूंगा, अभी आपको टेबल बना कर लाया हूँ मैं उसको, वैसे तो उसको सीरियसली ज़्यादा मत लेना, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं वो देख लीजिए। तो कृषि सिंचाई परियोजना वाटरशेड कंपोनेंट की है। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं था, भूमि सुधार के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, इसकी फंडिंग का रेशियो 60-40 का रेशियो है। अब चूंकि इसके 2 चरण आ चुके हैं, पीएम कृषि विकास योजना 2 और 1, ये खत्म हो चुका है, ये चालू हो चुका है। इनका केवल और केवल इतना उद्देश्य था, इसमें कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं की गई थी। इसमें ये किया गया है, वाटरशेड डिपार्टमेंट जो है वाटरशेड के माध्यम से जितने लैंड रिफॉर्म्स इस सेंस में कि वो, हमने कहा ना कि बंजर भूमि के इनके विकास के कार्यक्रम करने हैं, उनसे संबंधित परियोजनाएं देखने हैं, तो ये बंजर भूमि के विकास से संबंधित ही हैं कि ऐसी भूमि को काम लेने के लिए, ऐसी भूमि जो है वो जो काम नहीं आ रही, उसर भूमि है या बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, उनको वहाँ पानी पहुँचाए, वहाँ उनके भूजल का जो स्तर है वो मेंटेन करे। इस तरीके की प्रोजेक्ट इसमें चलाए गए थे। इसमें क्वेश्चन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इनकी फंडिंग कितनी है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी क्या है कि जो योजनाएं कुछ बढ़ा दी हैं, कुछ जो नहीं पढ़ाई हैं, वो शॉर्ट में यहाँ लिखने की कोशिश की है। उम्मीद कर रहा हूँ कि विजिबल होंगी ये बहुत ज़्यादा। फ़ॉन्ट साइज जो है वो उम्मीद कर रहा हूँ विजिबल हो, ताकि आप ठीक तरीके से बिना परेशानी के इसको देख सकें। ठीक है, तो कुछ योजनाएं जो हमने लिखी नहीं थी वहाँ, वो आप देख सकते हैं। ये क्या है कि कुछ ज़्यादातर तो सिंचाई से संबंधित हैं, क्योंकि एक तो सूखा विकास संबंधित, तो वो योजनाएं हैं जो या तो भूजल स्तर को बढ़ा रही हैं या नहरों के निर्माण से संबंधित है। दूसरा, नहरों का निर्माण का संबंध जो है वो कृषि और सिंचाई से संबंधित है। कृषि और सिंचाई से संबंधित होने का मतलब है कि बंजर भूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं। तो बंजर भूमि का विकास तो इन चीजों से होगा, एक तो भूजल के स्तर के ठीक होने से, दूसरा सिंचाई परियोजनाओं के पहुंचने से या नहरों के पहुंचने से। ठीक है, इसलिए हमने नहरों की परियोजनाओं को शामिल किया है। ठीक है, एक एक पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि हमने लिख रखा है तो रिवीजन के हिसाब से चीजें हैं। परवन झालावाड़ की परियोजना आप जानते ही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसने 1821 गांवों को जो है वो शामिल किया है। ठीक है, विद्युत उत्पादन भी होता है और सिंचाई जो है इतने हेक्टेयर में सिंचाई होती है, और बाकी विद्युत उत्पादन भी होता है। नर्मदा जालोर बाड़मेर क्षेत्र में, ये आपको पता ही है। इसकी विशेषता क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, फव्वारा और बूंद बूंद जो ड्रिप सिंचाई है, केवल इसमें वही परमिटेड है। स्प्रिंकलर सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो है वो केवल इसमें वही परमिटेड है। ठीक है, नवनेरा बैराज परियोजना, ये ईआरसीपी का पार्ट है, चूंकि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की बात करता है, तो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा है और जल आपूर्ति और सिंचाई को बढ़ाएगा। ईआरसीपी को जल सप्लाई करने से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना अपन पढ़ चुके हैं।
इसकी शॉर्ट में अपन ने यहाँ लिख दी है। मरु क्षेत्र विकास परियोजना अपन पढ़ चुके हैं कि आईएनजीपी के जो है पुनर्गठन से, प्रथम चरण के पुनर्गठन से संबंधित है। और चूंकि मरु क्षेत्र की बात है तो मरुस्थलीय जिलों में जल का जो प्रबंधन है उसको बेहतर करने की बात है। जल विज्ञान परियोजना अपन पढ़ चुके हैं। सैटेलाइट आधारित टेक्निक है, वर्षा मापियाँ लगा दी गई हैं, गेजेस का निर्माण कर दिया गया है, 2 पने डाटा दिए हैं, उन डाटा का जो है वो ध्यान रखना। 147 जो है स्वचालित वर्षा मापी लगाए गए हैं और वो सैटेलाइट टेक्निक के माध्यम से चीजों को मापेंगे, जांचेंगे ताकि सही जो है आंकड़े लिए जा सके। ठीक है, भारत सरकार की परियोजनाएं हमने बात की थी। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, ड्रिप जो प्रोजेक्ट है उस पर बात कर ली है। ठीक है, बड़े बांधों के आधुनिकीकरण हेतु। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि किस तरीके, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में ये बड़े बांधों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना कौन सी है, तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से भी थोड़ा सा पढ़कर चलना है। तो क्वेश्चन की जितनी संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं जो है हम लिख कर चल रहे हैं। ठीक है, सिंचित क्षेत्र विकास केड डब्ल्यूएम की बात हमने की थी। सीडी डब्ल्यूएम की भूमि विकास से संबंधित है। खेलियों का, एक खालों का लिख दिए, खेलियों का निर्माण था। गंग नहर बिसलपुर चंबल में कार्य है, ये हम बात कर चुके हैं। आईएनजीपी का तो पता ही है, बड़ी परियोजना है पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा, ये और डिटेल में पढ़ा जा सकता है आईएनजीपी का। लेकिन आईएनजीपी और सिद्धमुख नहर ये जो हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनके फीडर परियोजनाएं जो हैं, थोड़ा सा जब हम नदी घाटी परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे तब आपको ध्यान से देखना है। आगे और जो है योजनाएं हैं ये आपको दिख रही हैं, ये वो योजनाएं नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। लेकिन बार बार जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार ऐसी योजनाएं जो है एक बार तो देख कर ही चले जाएं, क्योंकि देखो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। यह आपने एड में सुना होगा। तो सचिव जी, लोगों आपको क्या है, गाँव वालों को पानी पिलाना है वहाँ। ठीक है, तो भूजल स्तरीय अगर ठीक नहीं है तो कैसे पानी पिला पाएंगे जनता को, कैसे सिंचाई की व्यवस्था कर पाएंगे। तो उसके लिए सारी योजनाओं की जानकारी होना और उसको जमीनी स्तर पर उतार पाना, क्योंकि कई जगह तो ऐसी स्थिति होगी कि आपको भागीरथी बनना पड़ेगा और गंगा उतारनी पड़ेगी। अब ये वो योजनाएं हैं जो मेरे कहने के अनुसार जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बंजर भूमि और सूखा प्रवण क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम या परियोजना नहीं है। लेकिन लिख दी है, इसको श्रद्धा हो पढ़ लेना। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटी हो सकती है तो पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको जो है कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं। अब ये आप खुद सोचो कि ये विपणन की योजना है, ये विपणन की योजना है, ये विपणन की योजना है। ये जो है भले ही अपन वर्षा जल संग्रहण के लिए पढ़ते हैं, इसने पूरा राजस्थान कवर कर रखा है। तो ऐसी कोई योजना अगर आपको लगे तो मोटे मोटे तौर पर देख जाना, बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा जरूरी एलिमेंट नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ये भले ही इसके साथ मिला के लिख दी है, लेकिन बाकी जो है आप इसको अगर फिर भी रफली जो देखना चाहते हैं, केवल इतना देखें कि योजना का नाम और उसकी कोई विशेष जो विवरण है, जैसे यहाँ लिखा है कि ये जो परियोजना है 17 जिलों में लागू है और कृषकों को तकनीकी ज्ञान विश्व बैंक से पोषित है, महिला प्रशिक्षण योजना ग्राम पंचायत में महिलाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है, 30 इसमें महिला कृषकों को 3,000 की सहायता दी जाएगी। अब ये इस तरीके की कोई परियोजना से संबंधित विशेष विवरण है तो वो देख सकते हैं, और लेकिन इसको डीपली मत देखना भाई। मैं तो यही कहूंगा कि ज़्यादा जो है गैर जरूरी चीज़ों को ना पढ़े। आप लोगों की कुछ ज़्यादा जो बहुत उत्साहित जो अभ्यर्थी हैं जिनसे जब बात होती है तो और उनके जब फीडबैक आते हैं तो उस फीडबैक के लिए जो है ये चीज़ें हमने लिख दी हैं। थोड़ा सा एक विवरण जो है मैं बता दूं कि मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि जो है आपके कमेंट्स में मुझे इंतजार रहेगा इस बात का कि मैं क्या जो है नया कंटेंट लेकर आऊँ जो ज़रूरी हो, किस पर हम ज़्यादा क्लास ले सकते हैं। इसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वो मुझे सजेस्ट करेंगे ताकि हम कंटेंट को जो है लगातार इम्प्रूव कर सके, पहली बात। दूसरा ये कि हम मेरी शुरुआत जो है अलग अलग स्तरों पर है, चूंकि इस इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिक बैचेज जैसे नेट और इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड के जैसे बैचेज हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ जनरल इकोनॉमी में आने का उद्देश्य ये था कि अब इकोनॉमिक्स के हम एक स्पेसिफिक टीचर जाने जाने के साथ साथ हम चाहते थे कि सामान्य अर्थव्यवस्था पर भी जो है एक अपनी समझ से वीडियोस बनाए जाएं। उसमें कुछ कमियां हो सकती है जिन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन आपकी सलाह, मार्गदर्शन और फीडबैक की, सुझावों की
बदौलत। ठीक है। रही बात आपके हमारे जुड़ने की, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप इकोनॉमिक्स बाई कमल सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इकोनॉमिक्स बाई कमल सर असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। एक डिस्कशन ग्रुप है उसी से में से, तो वो डिस्कशन ग्रुप अलग है जहां आप अपने कमेंट जो है पोस्ट कर सकते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का कंटेंट की बात है तो हम वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से हम जो है वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेन चैनल है तो इसमें कंटेंट मैं ही पोस्ट करता हूँ। लेकिन डिस्कशन ग्रुप जो है आपको, डिस्कशन ग्रुप जो है उसका लिंक वहीं मिल जाएगा, इसलिए उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहीं आपको मिल जाएगा, वहाँ आप अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने सवाल जो हैं कमेंट सेक्शन में पूछें, और हम वहीं पर जो है कमेंट सेक्शन में ही आपके सवालों का जवाब दे दिया करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, फैलाएं, और हम अगर आपकी मदद कर पाते हैं तो हमें भी खुशी होगी, और आप सचिव जी बने इसकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका आज के सेशन में जुड़ने के लिए, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।